Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. It is said that Maharashtra model has done very well in fighting the pandemic. Now, the Maharashtra model is being followed in the other states too. Now, if we talk about UP, the administration over says everything is well. But today, we have a story for you which says that nothing in UP is well and how the health infrastructure is collapsing. We have Rizwan Khan over here and Sarfaraz Khan. Now, Sarfaraz has a very heartbreaking story to say, but the story is also of strong grit and determination, a story of survival. Sarfaraz's father was tested COVID positive while he was on a business meeting in Assam. From there, he took him to UP. But after a harrowing experience in Uttar Pradesh, he took a big risk, showed some bravery and brought his father to Mumbai for treatment. Today, his father is well and on the way to recovery. सरफराज, आप बताइए, आसाम से जो आप यूपी अपने फादर को लेके गए थे, वो क्यों और उनको वो कब पॉजिटिव हुए और उसके बाद की जर्नी बताइए. बेसिकली वो आसाम गए थे बिजनेस मीट के लिए. यहाँ से वो नॉर्मल होकर गए थे. एक दिन नॉर्मल थे, देन उनको रात में एक दो दिन तक उनको ऐसा सेकेंड डे थर्ड डे उनको रात में हल्का हल्का माइल्ड फीवर रहता था. उसके बाद जब फोर्थ डे जब उनको वहाँ से निकलना था टुवर्ड्स अयोध्या अपना घर के लिए, देन वहाँ पे उनको थोड़ा सा ब्रीथिंग का ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था. तो मैंने ऐसा लोकल पे ऐसा ऑन गूगल ऐसा सर्च किया टॉप पल्मोनोलॉजिस्ट कौन है, तो ऐसा करके उनको वहाँ पे ऑन क्लिनिक मैंने उनको भेजा, आप जाके अपना आप चेकअप करा लीजिए. देन जब वहाँ पे उन्होंने अपना जब O2 लेवल चेक कराया तो उनका O2 लेवल आ रहा 83-84 आ रहा था. तो एज अ लेवल पे ऐसा मतलब एज अ कंडीशन में अदर स्टेट भी था, तो मैं डिसाइड किया कि एक उनको यहीं पे अयोध्या ही लेकर आते हैं. तो नेबुलाइज़र एज अ मशीन एज अ बैकअप के लिए नेबुलाइज़र एंड उसका जो भी रिफिल एंड ऑल वो भी लेके उनको वहाँ से मैं बोला कि आप टुवर्ड्स अयोध्या आप आइए. ड्यूरिंग द जर्नी हर 2 घंटे पे उनको ऐसा नेबुलाइज़र दे के, जब भी उनका ऐसा ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होता था सीवियर जैसा भी होता था, हर 2 घंटे पे उनको रोक के ड्यूरिंग द जर्नी हर पेट्रोल पंप पे रोक के उनको नेबुलाइज़र देना, देन मेडिसिन देना, देन उनको पंप आता है फुरोकट, वो सब दे के कैसे भी करके उनका आके जब वो अपना सेकेंड डे जब इवनिंग में जब वो फैज़ाबाद अयोध्या जब वो पहुँचे, तो उनका जब हॉस्पिटल का बेड इन फैज़ाबाद कोई भी हॉस्पिटल में नॉर्मल बेड्स भी अवेलेबल नहीं थे. अच्छा सरफराज, आपको कब पता चला वो कोविड पॉजिटिव? उनका रिज़ल्ट क्या था, आपने रिपोर्ट किया था? रिपोर्ट जब वो फैज़ाबाद इवनिंग में पहुंचने वाले थे, तब उनको एम्बुलेंस हमने अरेंज कराया. फैज़ाबाद में कोई भी एक सिंगल हॉस्पिटल भी या गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोई भी लेने को वहाँ पे डिनाई सब कर रहे थे, कोई भी बेड्स अवेलेबल नहीं थे. देन एज हमारा थोड़ा इन गोंडा रिलेटिव्स हैं हमारे रिलेटिव, तो उनका कोई ऐसा हॉस्पिटल में उनका कोई ऐसा पहचान टाइप में कुछ ऐसा उनका भी जो भी लिंक था, वहाँ पे उसने भी कैसे भी करके एक बेड उन्होंने अरेंज करवाया. ये गोंडा में था या फैज़ाबाद में? गोंडा में हाँ, गोनाड हॉस्पिटल गोंडा. देन बेड अवेलेबल हुआ, एम्बुलेंस आया. तब उनका जब वो कार में थे, जब उनको एम्बुलेंस में जब उनको भेजा जा रहा था, तो बोले कि मेरा ऐसा लोअर बॉडी मतलब मेरा ऐसा लग नहीं रहा है कि मेरा वर्क हो रहा है. सर्वेशन जब उनका चेक किए तो ऑक्सीमीटर पे तो 32-33 ऐसा शो कर रहा था. मैंने 2 ऑक्सीमीटर चेक करा तो एज अ सेम दिखा रहा था. देन उसके बाद हॉस्पिटल ने बोला था कि आपको सीटी करा के ही ला करा, तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन अवेलेबल था भी नहीं. उनको सीटी करवाया, हॉस्पिटल में एडमिट करा, 1 सिलेंडर मिला. देन प्रॉब्लम बस रेज होना फिर वहाँ से चालू हो गया. फिर वहाँ पे उनका प्रॉपर 1 दिन थे वहाँ पे नॉर्मल, उनको जो भी अपना ट्रीटमेंट हुआ अपना जैसा भी करके सर्वाइवल हो रहा था उनका.
ऑक्सीजन का भी कुछ कहीं से भी दूर दूर तक कुछ भी नहीं मिल रहा था। लोग ब्लैक मार्केटिंग ऑक्सीजन का पूरा चालू ही है। कहीं भी सिंगल भी ऑक्सीजन बहुत अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं। आप कितना भी आप कर पर कैसे भी करके हमारा 1-2 सिलेंडर्स अवेलेबल हो गए थे। तो उनका वहाँ पे कंडीशन नेक्स्ट डे रिपोर्ट आया उनका सिटी का। देन वहाँ पे उन्होंने डॉक्टर ने एकदम क्लियर बताया कि 85% लंग डैमेज हो चुके। तो उसका आप वेंटी आप अरेंज कराइए। देन हम लोग वेंटी के लिए फिर अपना अरेंजमेंट का उसका प्रोसेस चालू किया। जब वेंटी भी कहीं ना लखनऊ में वेंटी अवेलेबल है, फैज़ाबाद में भी आईसीयू बेड का अंकल ने मेरे बात किया था, तो वहाँ पे आईसीयू बेड था। तो जब वेंटी का कोई ऑप्शन नहीं था और कंडीशन उनका सर्वेशन 57-60 के बीच में था, उनका ऑक्सीजन विथ ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन तो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहा था। तो आप कितने टोटल हॉस्पिटल्स घूमे वहाँ पे उत्तर प्रदेश में? एक तो फर्स्ट डे जो अपना एडमिट किए थे वो गोंडा गोनाड हॉस्पिटल में एडमिट। कितने दिन थे वहाँ पे? वहाँ पे 2 दिन का 2 डेज़ का था। उसके बाद देन कैसे भी करके जैसे अरेंजमेंट हुआ, मालूम पड़ा कि मेडिकल कॉलेज अयोध्या का सर्विसेज बहुत अच्छा है एंड ऑक्सीजन का कोई भी शॉर्टेज नहीं है वहाँ पे। देन वो समझ करके देन हमने डिसीजन लिया कि वहाँ पे डिस्चार्ज करके देन उसको वहाँ पे हम आपने कब ज्वाइन किया इनको? ये मेरा भतीजा है सरफराज। इन्होंने मुझे कॉल किया था 22 को कि इनके डैडी की, हमारे बड़े भाई की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो उन्होंने मुझे कहा कि डैडी यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं मिल रहा डैडी के लिए, क्या किया जाए। तो मैंने कहा वेट करो, मैं फैज़ाबाद आता हूँ, हम वहाँ पे ट्राई करते हैं। 23 मॉर्निंग को मैं फैज़ाबाद के लिए पहुँचा। वहाँ पे हम लोगों ने लखनऊ, गोरखपुर, गोंडा, फैज़ाबाद जितने हमारे फ्रेंड सर्कल थे सब जगह हम लोगों ने बैक किया, रिक्वेस्ट किया कि कहीं से हमें एक आईसीयू बेड अवेलेबल हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली केसेस इतने ज़्यादा थे वहाँ पे कि हमें वहाँ पे आईसीयू बेड अवेलेबल नहीं मिल पा रहा था वहाँ पे। तो फाइनली फिर हमने डिसाइड किया कि इसको बॉम्बे लेके आते हैं भाई को हमारे। मुझे बताइए रिजवान, फैज़ाबाद में जब आपने उनको एडमिट किया तो वहाँ के हॉस्पिटल के क्या हालात थे? हॉस्पिटल का ऐसा मैं कहूँगा कि अगर वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर उसको ध्यान दिया जाए तो लोग काफ़ी कुछ इनका जगह स्पेस काफ़ी है, बट उनका मेडिकल फैसिलिटी, उनके डॉक्टर, उनके नर्सेज कोई वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। डिस्पाइट आवर रिक्वेस्ट करने के बाद में भी कोई वहाँ पे एक बार भी कोई आया नहीं वहाँ पे। वहाँ पे लोगों को हमने देखा है कि बैक करते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए, तो भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी वहाँ पे। तो आपने बताया वहाँ पे आपके आसपास भी लोग मर रहे थे, बॉडीज़ ऐसी पड़ी हुई थी और इवन पेशेंट्स को ज़मीन पर एडमिट किया था, वो क्या सीन था? हमारे जो बड़े भाई को हम लोगों ने जब वहाँ पे शिफ्ट किया फैज़ाबाद मेडिकल कॉलेज में, तो मिनिमम 3 से 4 घंटा हम लोगों ने सिर्फ वहाँ पे वेट किया वहाँ के वार्ड बॉय का कि आके हमें हमारा बेड अलॉट करें। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कोई बेड अलॉट नहीं वहाँ पे। तो फाइनली हमें एक जगह मिला जहाँ पे हमने देखा कि कम से कम 4 से 5 डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई थी वहाँ पे। उनका कोई पूछने वाला, कोई जाने वाला नहीं था। तो आपने मुंबई शिफ्ट करने का फ़ैसला कब लिया और क्यों लिया? वहाँ पे हर हॉस्पिटल के बाहर वहाँ पे नोटिस बोर्ड लगा हुआ है कि आईसीयू बेड अवेलेबल है, बट आपको सिलेंडर आपका खुद अरेंज करना है। बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के कोई ट्रीटमेंट हो नहीं सकता है। तो फिर हमने फाइनली डिसाइड किया कि हमारे भाई को फैज़ाबाद से हम बॉम्बे लेके आएंगे एम्बुलेंस में। फिर हमने बॉम्बे का एम्बुलेंस करके हमने फैज़ाबाद बुलवाया। तो आपने एम्बुलेंस बॉम्बे से मंगवाई, वहाँ से क्यों नहीं ली? फैज़ाबाद का एम्बुलेंस हमने प्राइस चेक किया तो उनका कोड आ रहा था 3 to 4 लाख के बीच में। नॉर्मली होता है 40-50,000 का। तो ऐसे टाइम में हर इंसान 2 पैसा कमाने के चक्कर में वो लोगों ने प्राइस बढ़ा दिया था। तो हम लोगों ने 75,000 में बॉम्बे इसका एम्बुलेंस बुक किया यहाँ से, जो कि 3 वार्ड बॉय थे, एक डॉक्टर था, जो लोग वहाँ पहुँच गया था टाइम पे। ओके, तो आप कितने टाइम में मुंबई से यूपी से बॉम्बे पहुँचे? टोटल फैज़ाबाद से बॉम्बे का जो ट्रैवल 1500 या 1400 किलोमीटर का है, हम लोगों ने 26 घंटे में ट्रैवल किया। क्योंकि भाई के पास हमारा सिर्फ 3 ऑक्सीजन सिलेंडर था। तो हमारा पहला प्रायोरिटी यही था कि 3 सिलेंडर ख़त्म होने से पहले हमें कैसे भी करके बॉम्बे पहुंचना है। और अगर सिलेंडर बॉम्बे में ख़त्म हो गया था ऑन द वे, तो आज हम भाई को हमारे बचा नहीं पाते थे। आप प्लीज़ पहले अपने यूपी से मुंबई तक का सफ़र के बारे में हमको बताइए। यूपी से हम लोग बाय रोड एम्बुलेंस से आए। वहाँ पे डॉक्टर ने जॉब दे दिया था, तो 2 जगह हॉस्पिटल में दिखाए, एक प्राइवेट में दिखाए, उसके बाद में एक मेडिकल कॉलेज अयोध्या फैज़ाबाद। तो वहाँ पे सिलेंडर 2 दिन तक का कोई अवेलेबल नहीं हुआ। तो यहाँ से बॉम्बे से एम्बुलेंस आई और मेरे को बाय रोड नॉन स्टॉप बॉम्बे लेके आई। और यहाँ पे ट्रीटमेंट और साई नर्सिंग होम धारावी में
हुआ। 20-22 दिन लगभग नियर अबाउट ICU में था और अभी बहुत अच्छा रिलैक्स हूँ और बहुत अच्छा है। और साई में और डॉक्टर वगमरे साहब, डॉक्टर सुनील, डॉक्टर कादिर, डॉक्टर मतलब तो फिर टोटल फुल स्टाफ सब बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। मेरे को वापस पैर पे स्टैंड किए हैं और आज मैं फिर आप लोग के सामने हूँ। बताइए, आप जब फैजाबाद में एडमिट थे यूपी में, तो वहाँ का आसपास का क्या मंजर था, क्या हालात थे? मंजर था जिस दिन मैं मेडिकल कॉलेज में था फैज़ाबाद अयोध्या में, मेरे सामने एक दिन में रात में 17 डेड बॉडी मेरे सामने गई। मैं अपने आंखों से देखा ये चीज़। तब ओके, तो क्या फील हो रहा था आपको? फील हो रहा था तो मैं वो बचना था नहीं, जरा भी उम्मीद थी भी नहीं। मैं 99 मतलब मैं तो अपने आप को समझता था कि मैं ज़िंदा रहूँगा। जिस हिसाब से वो माहौल देखा था मैं सोचा ही नहीं था कि मैं ज़िंदा वापस रहूँगा आप लोग के सामने। मुंबई आने का रिस्क जो आपने उठाने की जब सोची थी, तो कोई सेकंड थॉट्स क्या चल रहा था आपके दिमाग में? आपको लगता था आप इतना लंबा सफर तय कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मैं तो सोच ही नहीं रहा था। मैं तो सोच रहा था कि रास्ते में ही मैं कहीं ना कहीं एक्सपायर हो जाऊँगा, क्योंकि भाई लोग की हिम्मत थी सबकी जो भी था। तो मैं यहाँ तक फैज़ाबाद से बॉम्बे तक नॉन स्टॉप गाड़ी यहाँ पे आई, नॉन स्टॉप। आप बताइए, यूपी के जब हॉस्पिटल्स में आपको 2-3 जगह ले जाया गया, क्या हालात थे वहाँ पे, क्या क्या दिक्कतें आई थी आपको? हालत तो इतनी है कि समझ लीजिए मेरे लड़के वहाँ के अधिकारी या वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं सबके पैर पकड़ के रोए। 15-20 मिनट तक रोए कि मेरे पापा को बचा लीजिए, सिलेंडर दे दीजिए। ये हालत करते करते इतना रोने के बाद तब जाके एक सिलेंडर मिलता था। और सिलेंडर 2-4-5 घंटा जो भी चले, उसके बाद में फिर पैर पकड़ के रोने वाला हिसाब था। स्थिति वहाँ पे इतनी ख़राब है सर, उसका मतलब कोई उपाय नहीं कि वहाँ मरीज़ को 99-101% मरना है तो मरना है, उसमें कोई उपाय वहाँ पे नहीं है। यूपी में वहाँ के हेल्थ सिस्टम के भरोसे रहते तो क्या आप जिंदा रह? नहीं रह पाते सर, कभी नहीं रह पाते। यूपी के हिसाब से हम लोग रहते तो बेड्स वगैरह अवेलेबल थे जब आपको ले जाया गया? हाँ अवेलेबल थे, सब कुछ ठीक थे, देखते थे, सुनते थे आंखों से सब कुछ, हर चीज़ अपनी नज़रों से सब चीज़ देखते थे। आपने कहा सिलेंडर बैकअप का भी आपने पूरा इंतज़ाम कर रखा था वहाँ से यहाँ आने तक। इवन इंदौर में आपका प्लान था कहीं सिलेंडर्स पिकअप करने का। वो अरेंजमेंट बताइए जो आपने यूपी से मुंबई पहुँचने के लिए किया था। मेरे जो छोटे भाई उनको मैंने कहा था कि हमें अपना भाई के लिए हमें ऑक्सीजन का शॉर्टेज पड़ेगा हमारा। तो हम लोगों ने क्या किया था, 3 सिलेंडर का हमने हमारा बैकअप लेकर रखा था बॉम्बे से इंदौर भेजने का, कि इनकेस अगर रास्ते में कहीं हमारा सिलेंडर ख़त्म हो जाता है तो हमारे भाई को कोई ऑक्सीजन का कमी ना होने के लिए सिलेंडर हमने वहाँ मंगवा के रखा था इंदौर में भी। बट हम यहाँ पे बॉम्बे में आए तो साई हॉस्पिटल में हमने हमें एडमिट किया। वहाँ पे हमारे भाई 15 से 20 दिन वहाँ पे ICU में थे और फाइनली आज डिस्चार्ज हो गया, आज घर पे आए, हमारे साथ में रह रहे अभी। सरफराज, आप डू यू थिंक योर फादर वुड हैव सर्वाइव्ड इफ ही वाज स्टिल एडमिटेड इन यूपी? No chances. What tell me about your experience, that entire journey from UP to Mumbai, that harrowing experience जो आपने हमसे शेयर किया था। Worst experience, can't describe. Still, you were driving? Yes. Okay. You told me जब वो ऑक्सीपल्स मीटर गिरता था तब आपको किस तरह डर लगता था, प्लीज़? Yes. जैसे ड्यूरिंग फादर का एम्बुलेंस से जब अयोध्या टू मुंबई लेकर आ रहे थे, तो कभी कभी एम्बुलेंस में ऐसा साइड से हम लोग ऐसा ओवरटेक करके गाड़ी को साइड से हम देखते थे कि क्या सर्वेलेशन चल रहा है, नहीं चल रहा है, कभी कितना चल रहा है, नहीं चल रहा है। कभी कभी ऐसा होता था कि वो जैसे सो गया, मतलब फादर में जैसे सो गए, देन कभी कभी उनका हाथ लग जाता था सर्विलेशन मीटर पे, तो वो निकल जाता था, तो मीटर वुड बी ब्लैंक, मतलब उसमें कुछ नहीं आता था। देन हम लोग गाड़ी रुकाते, गाड़ी को एम्बुलेंस ड्राइवर को कॉल करते कि सर को रोकिए, देखिए क्या सब प्रॉब्लम है। देन देखते थे, देन वो अपना सो रहे होते थे, बोले कि ठीक है नॉर्मल है, पर हाथ से निकल जा रहा था कभी कभी। तो कभी ऑक्सीजन लेवल भी अच्छा नहीं था, विद ऑक्सीजन में भी हम लोग ने हाई प्रेशर पर रख के लेकर गए, तो 60 या 70 के ऊपर रेज नहीं हो रहा था, तो ऐसा कंडीशन था। अच्छा, यू टोल्ड मी कि आपके फादर का विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जब वो यूपी में भी एडमिटेड थे और उनके आसपास जब मौत हो रही थी लोगों की, तो उनका रिएक्शन मुझे बताइए। नहीं, ही यूज्ड टू गिव मी एक टाइप बोल सकते हैं आप, मेरा इतना हॉरिबल एक्सपीरियंस लाइफ, मतलब आज मेरा बहुत ज़्यादा ही हॉरिबल एक्सपीरियंस था लाइफ का।
तो मैं पेशेंट्स को देख रहा हूँ कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है या they couldn't afford the cylinders. The price 40,000 per cylinder for jumbo, 50,000 for jumbo. Everyone couldn't हर कोई ऐसा नहीं होता है जो 40,000 या 50 या 60,000 दे के एक सिलेंडर ले ले। तो मेरे फादर के अगल बगल के जो पेशेंट्स थे जिनको सिलेंडर्स या ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे थे, मैं ऐसे देख रहा था कि वो जब उनका सर्वेशन 30s के नीचे जब जाता है, कैसे वो मतलब अपना हाथ पैर करके ऊपर नीचे कर, जब कंडीशन बहुत वर्स्ट हो जाता है तब उनको मरते हुए भी मैंने कैसे क्या देखा है, वो कंडीशंस भी मैंने देखे। दैट कंडीशन में भी अगर मेरा फादर अगर उनका अगर देखते थे तो मुझे यही बोलते थे, डोंट वरी, होता रहता है, नो प्रॉब्लम। बोले तो उधर वहाँ पे मत ध्यान दो, मेरे को देखो बस, नो प्रॉब्लम, वहाँ पे मत ध्यान दो, होता रहता है। तो ऐसा कंडीशन में भी उनका इतना वर्स्ट कंडीशन में भी वो अंदर से उनका एक हाँ, उनका जो विल पावर जो भी था, उनका अपने आप को उन्होंने टुवर्ड्स पॉजिटिविटी पूरा अपना रखा था कि कुछ नहीं होगा, नॉर्मल है, पहुँचेंगे, आराम से पहुँचेंगे, होगा ट्रीटमेंट। वो हर टाइम ये बोल रहे थे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना लेट होगा ट्रीटमेंट, होएगा ट्रीटमेंट। मैंने कहा ठीक है। जब उनका So basically, it was his willpower and your efforts which actually saved him. Yes. Yeah. Yes. उनका पेशेंट का ही विल पावर। सब डॉक्टर्स ने जब मुंबई पहुंचने के बाद भी सब डॉक्टर ने यही उनको अप्रिशिएट किया कि मतलब इतना लॉन्ग जर्नी में और सिचुएशन 35-40 के उसमें होना, देन उतना लॉन्ग जर्नी करना और हिम्मत एक रख के पूरा इतना लॉन्ग जर्नी अगर कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड 35-3600 का पूरा जर्नी, वो भी ऐसा इतना वर्स्ट कंडीशन में वो अपना एक पावर, अंदर का विल पावर उनका था कि अपना आपको उन्होंने वो करके रखा था कि नहीं, कुछ भी नहीं होगा मुझे। Rizwan, you took a huge risk bringing your brother to Mumbai. कोई सेकंड थॉट्स या क्या चल रहा था तब आपके जहन में? अगर मेरा भाई फैज़ाबाद में होता तो आज वो सर्वाइव नहीं कर पाता था, बस मुझे कैसे भी करके उसको बचाना था। तो सेकंड थॉट का मेरे मन में ऑप्शन ही नहीं था। काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि आपने भाई को बॉम्बे ला के आपका अच्छा डिसीजन था। यूपी में फ़िलहाल ट्रीटमेंट का कंडीशन काफ़ी पैथेटिक है, डिस्पाइट आप कितना पैसा खर्चा कर लो उसके बावजूद भी आपको वहाँ मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पा रही थी। इसके लिए मैं भाई को उठा के बॉम्बे लेके शिफ्ट किया हम लोगों ने यहाँ पे। So you're happy with the treatment he got in Bombay? Yeah, very well. What response he got in Bombay? He was in ICU for last 14-15 days, बट अभी लास्ट 2 डेज़ पहले उनका डिस्चार्ज हुआ है। अभी उनका काफ़ी रिकवर हुआ है। अभी डॉक्टर ने कहा है कि अभी इनको ऑक्सीजन पे रखना है, तो होप 10-15 डेज़ में ही विल बी बैक टू लखनऊ। So that was the strong willpower of the patient and the efforts put in by Sarfaraz and Rizwan which saved the patient's life. Even after listening to this story, if still anyone says the health infrastructure or the administration is UP is still very good and there is no problem at all, I think you need to rethink again. With Santosh Pandey, this is Nazia Syed for Mojo Story, Mumbai. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.